इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी लेखिका अर्चना मिश्रा राय से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज सुनते हैं इस बातचीत का चौथा और अंतिम भाग। इनसे मिलिए कार्यक्रम में सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। अर्चना जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत हर्ष के साथ आपका स्वागत स्वीकार करती हूँ और अपने सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करती हूँ। जी शुक्रिया। तो अर्चना जी, आपके लेखन की शुरुआत तो ऐसे हुई, हमने इस बात को जाना। दूरदर्शन के लिए आपने बहुत से धारावाहिकों का लेखन किया है, उनका निर्माण भी किया है, हमने इस बात को जाना। अब हम ये बात करना चाहते हैं कि और किस तरह के धारावाहिक आपके अब तक आ चुके हैं? संकट मोचन जो DD 1 पे प्रसारित हुआ और आज भी DD भारती वगैरह पे कभी न कभी आता ही रहता है। अच्छा। मैं चूंकि कवित्री भी हूँ तो गीत भी लिखती हूँ। उसमें मैंने गीत लिखा और उनके जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे फोन किया और थोड़े पारिवारिक संबंध भी थे, तो उन्होंने मजाक किया मुझसे, कहा कि पुष्प वाटिका में जब राम और सीता मिलते हैं तो वो गीत आपको लिखना है। और आप इमेजिन कीजिए कि जब आप पहली बार मधु जी से मिली थी तो वो कैसा भाव था, वो आप लिख दीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं प्रयास करती हूँ और अगर आपको मुखड़ा पसंद आ गया तो मैं आगे लिखूंगी। और मैंने वो मुखड़ा बनाया, आप कहें तो मैं वो आपको सुना दूं 2 लाइन। मैंने कुछ ऐसे लिखा, देखते ही बंध गया है मन, नयन अपलक तेज है धड़कन, प्रियवर कौन हो तुम, क्यों मौन हो तुम, प्रियवर कौन हो तुम। बस तो उन्हें पसंद आ गया और फिर आगे मैंने इसकी रचना की और उसमें मैंने करीब 15-20 गीत लिखे उस धारावाहिक में। वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व पर भी आपने मुंबई दूरदर्शन के लिए एक डॉक्यूमेंट्री लिखी थी, तो ये अनुभव कैसा रहा और इस डॉक्यूमेंट्री पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आपको मिली, दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया मिली आपको? मैं पहले वीर सावरकर की बात करती हूँ, फिर डबिंग पे हम आएंगे। जी। वीर सावरकर मुंबई दूरदर्शन से मुझे फोन आया कि उन्होंने मराठी में इस सीरियल को बनाने का, डॉक्यूमेंट्री को बनाने का निश्चय किया है और अब उनके मन में विचार आया है कि क्यों न इसे हिंदी में भी साथ साथ बनाया जाए ताकि वो नेशनल नेटवर्क पे आ सके। तो क्या आप लिखेंगी? और मुझे अच्छी भाषा, अच्छी हिंदी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगी, दावा तो नहीं करती लेकिन प्रयास रहेगा मेरा और मैं कुछ लिख के पहले भेजूंगी आपको अच्छा लगेगा तो मैं आगे लिखूंगी। इस तरह से उन्होंने मुझे कुछ लिटरेचर उपलब्ध कराए और खुद भी पुस्तकों को मैंने पढ़ा, गूगल पे सर्च किया, आजकल तो वही गुरु है। तो इस तरह से जब मैं उसको लिखने लगी और जो उसकी प्रोड्यूसर थी शुभांगी जी, उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट में उन्हीं लोगों को जोड़ना चाहती हूँ जो सच में सावरकर के प्रति श्रद्धा रखते हो। बिल्कुल। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं उनमें मेरी पूरी आस्था और श्रद्धा है, मैंने उनको थोड़ा बहुत पढ़ा है तो मैं लिखना चाहूंगी। और उस डॉक्यूमेंट्री को लिखने के लिए जब मैंने साहित्य पढ़ा तो मैं सच में इतनी अभिभूत हुई सावरकर जी के व्यक्तित्व से कि कोई ऐसे महान नहीं होता। क्या कर्मठता, क्या डेडिकेशन अपने कर्म के प्रति। और जब मैंने खास करके काले पानी की सजा का जो हिस्सा था उनका, वो पढ़ के जो आप कहती हैं ना, आंखों में आंसू, मैं लिखते लिखते रोती थी कि वो नारियल की जटाएं कूटनी पड़ती थी और उससे रस्सी बनानी पड़ती थी। उन रस्सियों को बनाने में वो हाथ इतने ड्राई हो जाते थे, सूख जाते थे कि खून से लथपथ होता था हाथ, लेकिन उनको रुकना नहीं होता था। प्रतिदिन 13-14 लीटर तेल निकालना होता था जी। और कोल्हू में बैल की जगह आदमियों को जोता जाता था। एक इतने बड़े साहित्यकार, अच्छे परिवेश में पले बड़े सावरकर जी को भी कोल्हू के बैल में घूमना पड़ता था। और किसी दिन उन्होंने कुछ अस्वस्थ थे तो 3-4 लीटर ही तेल निकाला। तो एक जेलर ने उनको परेशान करने के लिए कहा कि
फलाने ने तो 20 लीटर निकाले हैं और तुम 3 ही 4 लीटर निकाल के बैठ गए, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप आधा घंटा मुझे दीजिए, मैं एक अच्छी कविता लिख सकता हूँ, पर उस 20 लीटर निकालने वाले से जाके पूछिए कि क्या वो 4 शब्द भी लिख सकता है जी, पूरे दिन में। तो वो किस पीड़ा से और किस उद्देश्य से, वो पीड़ा उनके उद्देश्य की थी जी, कि हमें भारत को आजाद कराना है। उनका जो दृष्टिकोण था, जो हमने बिना समझे उसको सीमित कर दिया है, ऐसा सीमित दृष्टिकोण नहीं था जी। वो एक स्वतंत्र स्वस्थ भारत चाहते थे। बिल्कुल। तो मुझे उसको लिख के बहुत संतुष्टि हुई। पिछले वर्ष उनके जन्मदिन 28 मई को प्रसारित हुई नेशनल नेटवर्क पे, और बहुत लोगों की प्रशंसा मिली जी। उस डॉक्यूमेंट्री को देख के मेरे पास काफी लोगों के फोन आए, तो ये अच्छा लगा मुझे। आपने विभिन्न भाषाओं में डबिंग भी की है, तो ये किस तरह का कार्य है? कितनी तरह की भाषाएं आप जानती हैं? डबिंग भी एक सृजन के साथ साथ एक तकनीकी है जी। वही मैं कह रही थी कि ये तो बिल्कुल तकनीकी काम है, एक अलग काम है, और लेखक और तकनीक का साथ हालांकि आज तो हो गया है जी, जी। क्योंकि लेखक अब कागज कलम दवात की बजाय तो सीधा लैपटॉप पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी डबिंग एक अलग विधा है, अलग प्रक्रिया है। तो डबिंग में किस तरह से आप गई और किस तरह से आपने विभिन्न भाषाओं में जो डबिंग की है, तो ये किस तरह का काम है? हाँ, ये भी बड़ा ही एक यादगार है पल हम लोग के जीवन का, जब हम कुछ मित्र बैठे हुए थे और ये था कि अब कुछ नया प्रोजेक्ट करना है तो क्या किया जाए। एक ठहराव आ गया था, कुछ करके हम काफी दिनों से बैठे हुए थे जी। तो एक मित्र ने कहा कि क्यों ना, वो BR फिल्म्स से जुड़े हुए थे, क्यों ना महाभारत को भोजपुरी में डब किया जाए। तो पहले तो हंसने लगे हम लोग कि भाई भोजपुरी एक आंचलिक भाषा, उसमें महाभारत भीष्म पितामह बोलते हुए कैसे लगेंगे। कुछ लोग ने ये मुद्दा उठाया, पर लगा नहीं, ऐसा नहीं है। भाषा तो हर भाषा गहरी है अपने आप में। लगा कि किया जा सकता है, क्योंकि महाभारत देश की क्या विदेश की सारी भाषाओं में डब हुई और देखी गई, सराही गई, तो फिर भोजपुरी क्यों नहीं जी। क्योंकि पहले से इस लाइन में थे मधुव्रत जी, तो वो जाकर BR चोपड़ा जी से मिले, रवि चोपड़ा जी भी वहाँ थे, मैं भी गई और हमने ये प्रस्ताव रखा, और वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा बिल्कुल कीजिए, राइट्स देने के लिए वो तुरंत तैयार हो गए। तो ये सिलसिला चल पड़ा। महाभारत को हमने भोजपुरी में सबसे पहले डब किया जी, जी। और वो पटना और लखनऊ दूरदर्शन से, क्योंकि भोजपुरी का वही प्रांत है, वहां से चला। और आज भी हम कहीं जा रहे होते हैं और महाभारत भोजपुरी की चर्चा चलती है, तो 2-4 लोग अपरिचित भी ऐसे मिल जाते हैं, कहते अच्छा वो आपने किया था, हम तो देखा करते थे उसको। एक नया प्रयोग था ये। उसके बाद महुआ चैनल आया, जो भोजपुरी का चैनल था, तो वहाँ पे हमने रामानंद सागर जी की रामायण, कृष्णा, ये सब डब किया। और वो हमने भोजपुरी का एक ऐसी भाषा रखी, बीच की भाषा, वो आरा छपरा बलिया कहीं बंधी हुई नहीं थी, एक मध्यम मार्ग अपनाया मैंने। तो रामायण जब मैंने करके महुआ को हम लोगों ने डब करके दिया, तो वो इतने खुश हुए, उन्होंने कहा ये मेरे लिए सैंपल हो गया, अब कोई भी प्रोड्यूसर आएगा तो हम उसको ये कैसेट थमाएंगे और कहेंगे ऐसी ही भोजपुरी लिख के लाओ जी। तो उनका 2 सीरियल हमने, कजरी और अन्नपूर्णा, और वो बांग्ला से भोजपुरी जी। उसके बाद इस तरह से सिलसिला चलता रहा। आपने संत तुकाराम के जीवन चरित्र पर भी मराठी धारावाहिक का दूरदर्शन के लिए हिंदी में अनुवाद किया था जी, जी, है ना? जी। तो ये अनुभव कैसा था आपका, और क्या अनुवाद से जो मूल रचना का उद्देश्य और जो भाव है वो थोड़ा बदल नहीं जाता? नहीं, क्योंकि जब हम अनुवाद करते हैं ना, तो हम शब्दानुवाद नहीं करते, शब्दों का अनुवाद नहीं करते, भावों का अनुवाद करते हैं। पर अनुवाद में वही तकनीकी का ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी भाषा की लेंथ उतनी ही होनी चाहिए जितनी मराठी की है जी। तभी जब वो कलाकार डबिंग करेंगे तो उनके लिप सिंक होना चाहिए। तो उन सबको ध्यान रखते हुए संत तुकाराम मैंने किया, और बहुत ही आत्मिक संतोष मुझे उस प्रोजेक्ट को लिखने में मिला, खास करके उनके अभंगों को
क्योंकि एक ये बड़ा विशद काम था। मैं पहले तो क्षमा मांगती थी उनसे कि ये धृष्टता कर रही हूं मैं कि आपके लिखे हुए अभंग को, भला तुलसीदास जी की लिखी हुई चीज को कोई फिर से लिखना चाहे तो वैसी ही कोई चीज थी, लेकिन वो चूंकि करना था तो उनके भावों को मैं समझती। फिर वो गाने बने हुए थे तो उस ट्रैक को सुनती। उसमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता था, भाषा, भाव और लेंथ और लिप सिंक। सारी चीजें बैठनी चाहिए और वो अभंग बने। 250 करीब अभंग उसमें थे। जी, और वो मैंने अनुवाद किए। ये बहुत बड़ा काम था और बहुत महत्वपूर्ण काम रहा होगा आपकी जिंदगी का। जी, मुझे बहुत आत्मिक संतोष मिला और संत तुकाराम ऐसे ही संत नहीं हुए ये जानने को मिला। बिल्कुल सही कहा। तो अब चलते चलाते मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि भोजपुरी फिल्मों का लेखन भी आपने किया है और कौन कौन सी फिल्में आपने लिखी और ये अनुभव कैसा रहा? भोजपुरी फिल्मों का लेखन या हिंदी फिल्मों में लिखना, इसमें जो एक अंतर है वो आपने क्या महसूस किया है? मैंने भोजपुरी की 3 फिल्में लिखी हैं। एक तो हमारी खुद की होम प्रोडक्शन की थी, सच भेल सपनवा हमार, और 2 बी फॉर यू के चैनल के लिए लिखी। और भोजपुरी फिल्में, मुझे दुख होता है कहते हुए कि हम बहुत अच्छी फिल्में, सार्थक फिल्म जो आज हिंदी में लिखी जा रही है, पैरेलल सिनेमा चल रहा है, वैसा विषय हम भोजपुरी में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं दोषी हम ही हैं। हम मध्यम वर्गीय जो दर्शक है वो थिएटर में भोजपुरी फिल्में देखने नहीं जाते जी, और जो तबका जाता है भोजपुरी फिल्म देखने, उनकी डिमांड कुछ और होती है जी। तो अगर आप सार्थक फिल्म बनाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपको बायस नहीं मिलते, आपको एग्जीबिटर नहीं मिलते, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलते, तो व्यावसायिक तौर पे वहां पे कहीं ना कहीं एक बंधन है। लेकिन फिर भी मैंने जो भी फिल्में लिखी वो लीक से हटके एक अच्छी साफ सुथरी फिल्में बनाई, हमने लिखी। 2 फिल्में थी, एक प्यारी दादी माँ जो बहुत ही संवेदनशील फिल्म थी, तो उसमें मैंने संवाद लिखे, और एक गुंजा परिणय चंदन बी फॉर यू के लिए, तो उसके भी संवाद लिखे। और तीनों फिल्में बहुत साफ सुथरी अच्छी फिल्में लिखी। जी, भोजपुरी फिल्मों के साथ जो एक अध्याय जुड़ गया है कि भाई इस तरह की कहानियां, भाषा, नहीं, मैंने वहाँ कोई समझौता नहीं किया। और मैं ये समझौता एक लेखक के तौर पे कभी नहीं करूंगी, क्योंकि लेखक होना, हम जब समाज से कुछ लेते हैं जी, लेखन में हम समाज से कुछ लेते हैं तो देना भी हमारा कर्तव्य बनता है। हम समाज को क्या दे रहे हैं? बिल्कुल, समाजोपयोगी सबसे बड़ा लेखकीय धर्म है। धर्म, बिल्कुल, मैं उस धर्म को निभाना चाहती हूँ और निभाऊंगी जी। मेरी प्रतिबद्धता है इस बात को। बिल्कुल स्वागत है आपकी इस प्रतिबद्धता का, और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि अगर कोई लेखक अपने काम में अपने संकल्पों से इतना बंधा हुआ होकर लेखन कार्य करता है, बहुत मुश्किल काम है ये, फिर भी आप इस क्षेत्र में लगातार बनी हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। तो आज आपसे हमने बहुत ही सारगर्भित बातें की हैं, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आप अपना अमूल्य समय निकालकर विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ आई, हमारे साथ आपने कुछ पल साझा किए अपनी जिंदगी के, अपने साहित्य के, अपने लेखनी के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी, मुझे भी बहुत खुशी हुई और हमने बड़ी अच्छी चर्चाएं की, आपने बड़े सार्थक प्रश्न किए शुक्रिया। तो मैं सार्थक जवाब दे पाई, और मैं अपने सभी श्रोताओं को फिर से नमस्कार करती हूँ, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। तो आज हमारे साथ थी साहित्यकार अर्चना मिश्रा जी, और हम इनका फिर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और अब चाहते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार जी, मेरा भी नमस्कार। आप सुन रहे थे जानी मानी लेखिका अर्चना मिश्रा राय से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का चौथा और अंतिम भाग। ध्वनि मुद्रण अभियंता गणेश शिंदे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए।